नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे, भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी मिल चुकी है। भूपेंद्र चौधरी यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने एबीपी गंगा से हमारे साथ बातचीत में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। सर, क्या प्राथमिकताएं हैं? बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है, 2024 लक्ष्य सामने है। मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी नेतृत्व के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को, एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक पार्टी का प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में नेतृत्व करने का अवसर मुझे दिया है। और मैं संकल्पित हूँ, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और अपनी पार्टी को, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता मिलकर उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। और मैं एक बार पुनः सबका अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं राष्ट्रीय नेतृत्व का। और उन्होंने मुझे जैसे कार्यकर्ता को एक काम दिया है, उस काम को लेकर आगे बढ़े। क्या होगा और संगठन का निर्माण आप कैसे करेंगे? कैसे लोगों को आप संगठन में शामिल करेंगे जिससे कि 2024 को 2019 और 2014 की तरह परिणाम हासिल कर सकें? संगठन का काम, हमारा स्ट्रक्चर नीचे पहले से बहुत अच्छा है और उस स्ट्रक्चर के आधार पर हमने 2014, 2019 और 2017 के चुनाव जीते। आपने देखा होगा 2014 में 90% सीटें लोकसभा की भाजपा जीती। 2017 में 80% सीट भाजपा की विधानसभा में जीती। फिर हमने 80% लोकसभा की सीटें गठबंधन के बाद जीती 2019 में। और 70% से ज्यादा आप लोग सब देख रहे थे किस प्रकार की परिस्थिति, लोगों ने किस तरह का माहौल बनाने का काम किया। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में हमने 70% विधानसभा में सीटें जीती हैं। जो गई हैं उन करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के लोगों के साथ मिलकर उन समस्याओं का निदान करेंगे और अपनी जाने का हम लोग और उस लोग बढ़ेंगे और भाजपा लोकसभा की देश में जीतेगी। हाल ही में पश्चिम से अच्छा परिणाम मिला है, लेकिन चूंकि पूर्वांचल में अच्छा परिणाम नहीं मिला, तो पूर्वांचल में क्या प्राथमिकता रहेगी? पार्टी जो लोकसभा की हम लोग थे, केंद्र की भी योजना है, हम पार्टी के प्रदेश स्तर पर भी योजना है। हमने, आपने देखा उन 16 सीटों में 2 सीटें हम जीते हैं, रामपुर और आजमगढ़। जो शेष सीटें जीती हैं उन्हीं की भी कार्य योजना बनाकर विस्तृत हम लोग चुनाव जीते। हमारे साथ शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये बात करें तो उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, जो कि इस वक्त पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा। देखिए, एबीपी गंगा जीत भी की है। इसी खबर पर देखिए ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुभव, एक बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी को मिली है और जब उनसे सवाल किया गया, एबीपी गंगा ने सवाल किया कि कैसे संगठन का स्ट्रक्चर आप रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि पहले से बहुत ही बेहतर संगठन है, बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश दिखाई नहीं देती। देखिए, बिल्कुल। और जब ये लिस्ट जारी हुई, इसके तुरंत बाद हमने जब बात की थी भूपेंद्र चौधरी से, उन्होंने तुरंत कहा, हमसे बात करते हुए कहा था, शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया था और यही कहा था कि जो जिम्मेदारी मिली उसे बहुत ईमानदारी से वो निभाएंगे। पार्टी में बहुत सारे पदों पर रह चुके हैं। देखिए, 1991 में बीजेपी में आए, फिर वहीं पर जिला कोषाध्यक्ष हुए, जिला महामंत्री हुए, जिला अध्यक्ष हुए। 1999 में चुनाव भी लड़ा लोकसभा का मुलायम सिंह यादव के खिलाफ। फिर उसके बाद फिर संगठन में रहे और क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे। 2017 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब वेस्टर्न यूपी में वही क्षेत्रीय अध्यक्ष थे। और जिस तरीके से उनको पता है कि संगठन में किस तरीके से संगठन में कार्यकर्ता को गढ़ना है और किस तरीके से कार्यकर्ता से काम लेना है। तमाम सारे लोग हैं। देखिए, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली जी हैं, खुद मेरठ से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और साथ में रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भूपेंद्र चौधरी, हम कहें जब क्षेत्रीय संगठन अध्यक्ष वहाँ पर थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष, तब आप भी थे वहाँ पर बासित जी। आपने तो लंबे समय तक उनके साथ काम किया। मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है और मैं जानता हूँ कि वो संगठन के ज्ञानी और जब आपने कहा कार्यकर्ताओं को जानने वाले, पहचानने वाले और काम लेने वाले और योजनाओं को नीचे तक पहुँचाने वाले, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बना करके पार्टी ने जो 80 की 80 सीटें जीतने का एक पहला रास्ता बनाया है और उम्मीद है कि वो चुनाव जीतने के माहिर हैं। आपने पिछले चुनाव के अंदर देखा होगा, जब विपरीत परिस्थितियाँ थी, लगातार चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी और लोकदल एक अलग तरह की रणनीति बना रही थी, तो भूपेंद्र चौधरी जी ने आगे आकर
पूरे जाटलैंड को संभाला था और माननीय अमित शाह जी के साथ और संजीव बालियान जी, मोहित बेनीवाल जी, सुनील बंसल जी, सब लोगों ने मिलकर एक रणनीति बनाई थी। उससे एक जीत का रास्ता निकला था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उसी की बुद्धि सरकार है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि संगठन महामंत्री भी पश्चिम से, प्रदेश अध्यक्ष भी पश्चिम से, पूर्वांचल को कहीं पार्टी में जगह नहीं मिल रही। असल में प्रचारक की कोई क्षेत्र या कोई जात नहीं होती है, तो उनको पश्चिम का कहना या कुछ और कहना गलत है। बाकी इधर से माननीय सारे डिप्टी सीएम हैं, इधर से कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा नहीं है। और उत्तर प्रदेश पूरा परिवार है। ये उत्तर प्रदेश में कोई कहीं से भी आ जाए, काम उत्तर प्रदेश के लिए करना है। ये बिल्कुल तमाम सारे और भी लोग हैं। अब जी। भूपेंद्र चौधरी जी को बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, लग रहा है कि 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है वो आसानी से अब हासिल हो। देखिए, भूपेंद्र चौधरी जी एक साफ छवि के आदमी हैं और उन्होंने पहले इसका परिणाम दे चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना इलेक्शन क्षेत्रीय अध्यक्ष के रहते हुए नेतृत्व किया था, तो हम लोग को उम्मीद है अब जब उनको प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है तो पूरा प्रदेश का वो उसी तरह से नेतृत्व करेंगे। देखिए, अल्पसंख्यक मोर्चा कुछ और भी कार्यकर्ता है, आप रोज इसी तरीके से बड़ा सा कमल लगा के पार्टी कार्यालय पर नजर आते हैं। मेरी तो ऐसा है कि मेरी आन बान शान जान है भारतीय जनता पार्टी। मैं विदेश में रहा हूँ, यहाँ जब आया हूँ तो दिलो जान से इसी में सुबह से लेके शाम तक के लगा रहता हूँ और इससे अच्छी पार्टी नहीं है। अल्पसंख्यक को मैं बहुत समझाता हूँ। ये हमारे लिए जो 1,40,000 नबी उतारे गए थे, इसमें एक योगी जी भी को जोड़ लिया जाए, 1,41,000। आप भूपेंद्र चौधरी को जो ये कमान दी गई है, लग रहा है कि पूरे कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी, सुनवाई हो जाएगा और बेहतरीन कार्यकर्ताओं को सुनेंगे वो, और बहुत प्यार से। और 80 में 80 सीटें इंशाल्लाह मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा आएगी। अब इसको कोई हिला नहीं सकता। लोहे के चने चबाना है इसको हराना। देखिए, तमाम सारे अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता, बासित अली तो उनके साथ ही काम किया है, तो कह रहे हैं कि अब कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो। देखिए, कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी। अगर ये अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग हैं तो ये अच्छा निर्णय हुआ है। मैं पुनः फिर राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि। हाँ, मैं क्या है कि बाढ़ की स्थिति अभी 4-5 दिन से 1 सप्ताह के अंदर जो अपना चंबल है और अपना लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो हर क्षेत्र से आते हैं, उसका ये नतीजा है। जो विश्वास आप देख रहे हैं अल्पसंख्यकों में और जो भूपेंद्र चौधरी का व्यक्तित्व है, अब तक आपने जिससे भी बात की है, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, सबका ये कहना है कि सरल व्यक्तित्व है। हम लोग भी सरकार को कवर करते हैं, पार्टी को कवर करते रहे हैं, उनके व्यक्तित्व पर कोई आँच नहीं है, ईमानदारी पर आँच नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सरकार में रहने के बाद भी उन्होंने अपनी ईमानदार की छवि बनाए रखी, कार्यकर्ताओं से मिलने की छवि बनाए रखी। और एक महत्वपूर्ण बात एक बड़े नेता हमसे कह रहे थे कि उनकी ऐसी छवि है कि बहुत नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी देवतुल्य कार्यकर्ता, ऐसे नहीं कहा जाता, बहुत नाराज होकर अगर कोई कार्यकर्ता आया और कहा कि चौधरी साहब, भूपेंद्र जी, हमारा ये नहीं हो रहा है, हमें कोई पद नहीं मिला, मेरा अपमान, बोले कि तो कहेंगे अरे पहले बैठ जाओ, बैठो, पानी पियो, चाय पियो और ये बताओ तुम तो हमसे पहले के कार्यकर्ता थे। बस अंतर ये है कि मैं अध्यक्ष बन गया, तुम नहीं बन पाए, और तुम तो हमसे ज़्यादा सीनियर हो। ऐसे में उसका जो टेम्परेचर है वो नीचे आ जाएगा। तो उन्होंने शैली बताई कि भूपेंद्र चौधरी कैसे संगठन को चलाएंगे। ऐसे में जब कोई अध्यक्ष किसी कार्यकर्ता को कहेगा कि तुम मुझसे सीनियर हो, अंतर इतना है कि तुम अध्यक्ष नहीं बन पाए, मुझे मौका मिला, मैं बन गया, तुम्हें भी मौका मिलेगा तो उचित स्थान मिलेगा, हाईकमान ये फैसला करेगा। तो ऐसे में उसका जो तापमान है नाराजगी का, वो नीचे चला आएगा। तो वो इतने सुलझे हुए व्यक्तित्व के अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जब पार्टी सत्ता में होती है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि संगठन और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित हो। अक्सर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के सूबे में जब पिछली सरकारें, कल्याण सिंह का जमाना था, राजनाथ सिंह का जमाना था, तो उस समय बहुत सुगम स्थिति नहीं थी, संगठन और सरकार के बीच में तनाव की स्थिति थी। कई ऐसे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वहां संगठन और सरकार के बीच में देखिए, ये बहुत ही बैलेंस एक डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का है और 2024 के लिहाज से भी इसे अगर देखा जाए तो बहुत ही संतुलित दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, अनुभव, बातचीत के लिए। और वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी भूपेंद्र चौधरी को बधाई दी है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उनकी संगठन में पकड़ अच्छी है और उनके नेतृत्व में भाजपा संगठन और मजबूत होगा। सुनिए। भूपेंद्र चौधरी जी
जो प्रदेश अध्यक्ष घोषित हुए हैं बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, परिश्रमी हैं, लगनशील हैं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। जब युवा मोर्चा का अधिवेशन भी हो रहा था 2001-2 में, तब भी वो अपना 1-2 महीना समय उस अधिवेशन में दिया था। जिला अध्यक्ष रहे, विभाग के संयोजक रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष 10 वर्ष रहे। संगठन की उनके नीचे तक, संगठन की उन्हीं नीचे तक पकड़ है और संगठन का सूझबूझ भी उनके पास जबरदस्त है और उनके नेतृत्व में संगठन और गतिमान होगा और मजबूत होगा। स्वतंत्र देव सिंह को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि भूपेंद्र चौधरी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन मजबूत होगा और इसके साथ साथ जो सहयोग की भूमिका उनकी पहले भी दिखाई दी है वो निरंतर आगे बढ़ते रहेगा। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर दे दे, पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में केस दर्ज हुआ है। धूमनगंज थाने में अतीक समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। उमेश पाल से रंगदारी मांगने के मामले में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बताएं कि राजू पाल हत्याकांड में गवाह है उमेश पाल और उमेश पाल से रंगदारी मांगने का ये मामला है। राजू पाल हत्याकांड में गवाह है उमेश पाल, जिससे रंगदारी मांगने का आरोप है और इसी मामले में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। धूमनगंज थाने में अतीक समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो अतीक अहमद जो कि लगातार मुश्किलों में है, लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजू पाल हत्याकांड में गवाह है उमेश पाल और यहाँ पर देखिए रंगदारी मांगने के मामले में केस दर्ज हो चुका है। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद मोइन, धूमनगंज थाने में अतीक अहमद समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कब का ये मामला है, क्या पूरा मामला है? देखिए, आपको बता दें कि बाहुबली अतीक अहमद पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और आज एक मामला सामने आया है जिसमें बीएसपी विधायक राजू पाल के हत्या के जो गवाह थे उमेश पाल, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है। अतीक अहमद समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। आरोप है कि अतीक अहमद गैंग के कुछ सदस्य उमेश पाल के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अतीक अहमद ने 1 करोड़ रुपए रंगदारी के तौर पर मांगे हैं, आप दे दो, नहीं तो फिर आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस पर उमेश पाल ने पुलिस को कंप्लेन की और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी फिलहाल अतीक अहमद तो जेल में है, लेकिन जो बाकी अन्य आरोपी हैं उनमें से अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है, तफ्तीश के आधार पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां अब्बास अंसारी को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ कुर्की का नोटिस भी जारी कर दिया है। पुलिस ने कोर्ट में भगौड़ा घोषित करने का प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने अब्बास की हाजिरी के लिए अब 26 सितंबर का दिन तय किया। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुलिस ने कोर्ट में भगौड़ा घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था और कोर्ट ने अब्बास की हाजिरी के लिए 26 सितंबर तारीख तय की। कभी भी कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ कुर्की का नोटिस दे दिया है। के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश करने की आज अंतिम तारीख है और हाई कोर्ट के बाहर इस समय भारी मात्रा में पुलिस तैनात है। एसीपी भी हैं यहाँ पर और कई थानों की पुलिस फोर्स लगी हुई है कि अब्बास अंसारी अगर सरेंडर करने आता है तो उससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। चूंकि महानगर कोतवाली में अब्बास अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी से शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करने की एक एफआईआर दर्ज है। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है, केस ट्रायल पे चल रहा है और कई बार अब्बास को नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। और आज कोर्ट ने अंतिम तारीख दी थी महानगर पुलिस को कि अब्बास को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। 25 अगस्त तारीख
आज है और समय लगभग पूरा होने को है, लेकिन अब्बास का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। अब्बास की तलाश में लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस 8 राज्यों में छानबीन कर रही है। लखनऊ के कम से कम 16 ठिकानों पर दबिश दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में अब्बास की तलाश की जा रही है। उसके कई करीबियों को उठाया गया है, पूछताछ चल रही है, लेकिन अब्बास अंसारी अभी तक लखनऊ पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और आप देख रहे हैं कि सारे लगभग लखनऊ कमिश्नरेट के आधे जनपद की फोर्स यहां पर मौजूद है। महानगर कोतवाली के पुलिस के साथ ही अलीगंज और आसपास के हजरतगंज कोतवाली, कैसरबाग कोतवाली, तमाम पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। बारिश हो रही है, लेकिन अब्बास का इंतजार करती हुई पुलिस को अभी तक हाथ में कुछ नहीं लग सका है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अगली खबर नोएडा से, जहां नोएडा के ट्विन टावर को गिराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर आज नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बैठक भी की और बैठक के बाद रितु माहेश्वरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से ट्विन टावर को ब्लास्ट करके गिराया जाएगा, जिसकी तैयारियां हमने पूरी कर ली है। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ब्लास्ट की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। 28 अगस्त यानी संडे जो है उसको 2:30 बजे सुपरटेक की दोनों ट्विन टावर्स का डिमोलिशन किया जाएगा। आज फाइनल स्पॉट विजिट और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग भी की गई है। यहाँ पे सभी तैयारियों को देखा गया है। इस एरिया में 2 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ आसपास में रहती हैं। पहली यही सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट है, दूसरी जो है ATS है। दोनों में मिला के अराउंड 1400 फ्लैट्स है। 1400 फ्लैट्स में लगभग 7 से लेके 8000 रेजिडेंट्स और उनका स्टाफ है। उनको संडे को सुबह 7 बजे तक खाली करा दिया जाएगा। एक्सक्लूजन जोन है वो 500 मीटर, लगभग 500 से 700 मीटर की विड्थ में बनाया गया है, जिसमें पूरी तरह से ट्रैफिक बंद रहेगा। इसके अलावा जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वो भी लगभग 2 बजे से लेके 3 बजे तक डाइवर्ट रहेगा, बंद रहेगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए भी डिवाइसेस लगाए जा रहे हैं। तो तैयारी जो विभिन्न एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा पूरी कर ली गई है। एक्सप्लोजिव जैसा मैंने बताया वो यहाँ पे लोड कर दिया गया है और सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हैं। तो रितु माहेश्वरी को आप सुन रहे थे, जो कि सीईओ हैं नोएडा प्राधिकरण की, और वो बता रही थी कि किस तरीके से हमने पूरी तैयारी कर ली है। 28 तारीख का दिन तय किया गया है जब ट्विन टावर की दोनों बिल्डिंग गिरा दिए जाएंगे, और इससे पहले हमने एक बैठक भी की ताकि हम तमाम जो चीज़ें हैं उसे समझें, क्योंकि अगल बगल बाकी के सोसाइटीज़ भी हैं, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं वो आकलन हमने किया, और कैसे 28 तारीख को इस टावर को गिराने से पहले के इंतजाम होंगे उसके बारे में भी वो जानकारी दे रही थी। हालांकि जो विस्फोटक हैं वो लगा दिए गए हैं 3700 के आसपास, 3700 किलोग्राम ये जो विस्फोटक है वो फिट किए जा चुके हैं। इलेक्ट्रिक वायर के जरिए इसे फिट किया गया है और अब इसे गिराने के लिए 28 तारीख का समय जो है वो तय किया गया है। ट्विन टावर पर फायर डिपार्टमेंट का प्लान बी भी तैयार है, और क्या है प्लान बी बता रहे हैं नोएडा के फायर ऑफिसर अरुण कुमार, आप भी सुनिए। नोएडा में ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी को जो महत्वपूर्ण बैठक करनी थी वो बैठक कर ली है। उस बैठक में क्या रहा, किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, ये हम नोएडा के जो CFO है अरुण कुमार सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, सभी लोगों को बुलाया गया था, तमाम विभाग के अधिकारी थे। क्या रहा इस बैठक में, किस तरह की बातें रही? जो तमाम स्टेक होल्डर्स थे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में फिर से चर्चा हुई और सभी लोगों ने अपने प्लान बताए। और मैं फायर के बारे में आपको बता सकता हूं। फायर को लेकर के यहां पर 2 फायर टेंडर की डिमांड एडफिस कंपनी ने की थी, और एडफिस वही कंपनी है जो इसे ट्विन टावर को गिराए जाने के लिए अधिकृत हुई है, और उनके द्वारा 2 फायर टेंडर की डिमांड की गई थी। वो हमारे फायर ऑफिसर्स के साथ यहाँ मौजूद रहेगी, और एडफिस कंपनी ने ये भी बताया था कि इसमें फायर का कोई रिस्क नहीं होता है। जो पहले भी उनके अनुभव हैं, जो इस तरह की बिल्डिंग्स उन्होंने पहले डिमोलिश की हैं, उनमें कभी कोई फायर का इंसिडेंट नहीं रहा है। और फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे हम लोगों ने ये कह दिया था कि जितनी भी व्हीकल्स हैं इन दोनों टावर्स में, अगल बगल के जो सोसाइटीज़ हैं एमराल्ड कोर्ट में और इधर ATS विलेज में, उनको पूरी तरह से खाली करा लिया जाए। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ABP गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।